हेलो फ्रेंड्स, SR एकेडमी चैनल से मैं शालू गर्ग आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कवर करने जा रहे हैं हिंदी को। हिंदी ऐसा विषय है जो हमारा काफ़ी समय से बिल्कुल रुका हुआ था। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार हिंदी पे वीडियो बनाने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है छंद। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, इसलिए मैं इसे एक ही वीडियो में जल्दी से कवर नहीं करूँगी। जल्दी करके हम इसे नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि हमें टॉपिक, और इसे हम डीपली भी पढ़ेंगे ताकि आपको कभी भी एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो इस छंद टॉपिक का हमारा ये पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक छंद। तो दोस्तों, छंद के विषय में पहले हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो हिंदी साहित्य कोश के अनुसार छंद क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं उनका क्रम, मात्राओं की गणना, यति, गति, इन सब से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद जो छंद की है, रचना है, वो छंद कहलाती है। अब आप कहेंगे ये अक्षर, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति, ये सब तो हमें अभी समझ आया ही नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए हम आपको आगे की अपनी स्लाइड दिखाएंगे, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझाएंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, अक्षर तो आप जानते ही हैं, ये चीज़ें तो मैं आपको पहले अपनी वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ कि अक्षर क्या होता है। उन्हीं अक्षरों की संख्या होती है, उनका एक निश्चित क्रम होता है, उनकी मात्राएं होती है कि किस अक्षर को मात्राएं कितनी दी जाती हैं, उनकी गिनती होती है, किस तरह से मात्राओं को गिनना है, उनकी यति यानी विराम जिसे हम कहते हैं, उन्हें पढ़ने की गति, इन सब से संबंधित जो विशिष्ट नियम हैं, उनसे जो नियोजित होकर हमारी पद की रचना बनती है, वो रचना हमारी क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। आप अभी इससे समझ लीजिए, बाकी इन चीज़ों को हम आगे डिटेल में आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छंद के बारे में पता होनी चाहिए। सामान्यतः लय बताने के लिए, कि जो लय होती है हमारी पद रचना में, उस लय को बताने के लिए छंद शब्द को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, छंद का जो सबसे पहला उल्लेख है वो किस में मिलता है? हमें ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो संसार में जितना भी साहित्य मिलता है, ऋग्वेद जो है उनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन है, प्राचीनतम जिसे हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा पुराना क्या है? ऋग्वेद है। और जो ऋग्वेद की रचनाएं हैं वे भी छंदोबद्ध हैं, यानी वे जो रचनाएं हैं वे भी छंदों उनमें से बनी हुई हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी कला और विशेष कथन हेतु छंदों का प्रयोग होता था। तो छंद को पद रचना का मापदंड भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से ये कहा जाता है, जिस तरह से गद्य की कसौटी व्याकरण है, गद्य की कसौटी क्या है? व्याकरण है। उसी प्रकार जो पद्य की कसौटी है वो छंद शास्त्र है। ठीक है, लेकिन ये भी बात है, बिना कठिन साधना की कविता में छंद योजना को साकार नहीं किया जा सकता। तो आइए जानते हैं, आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन ऐसा उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें छंद के विषय में सारी जानकारी मिलती है। समय के साथ साथ इस छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र कहा जाने लगा, क्योंकि आचार्य पिंगल जो हैं इनके द्वारा रचित था, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र कहा जाने लगा। और जो सबसे बड़े आचार्य थे छंद शास्त्र से संबंधित, वो कौन थे? आचार्य पिंगल थे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छंद के बारे में पता होनी चाहिए। और ये जो पिंगल शास्त्र है, ये इस विषय का सबसे मूल ग्रंथ है, सबसे बेसिक जो है ग्रंथ वो पिंगल शास्त्र, छंद शास्त्र था, जिसे बाद में पिंगल शास्त्र भी कहा जाने लगा है। इस तरह के अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, छंद शास्त्र का नाम क्या हो गया? पिंगल शास्त्र हो गया। पिंगल शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, या छंद शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इस तरीके के शब्द आप इसमें से ले सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। अब हम जानेंगे छंद के मुख्य तत्व क्या हैं, या इसके मुख्य अंग क्या हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है चरण, चरण या पद या पाद। ठीक है, दूसरा होता है वर्ण और मात्राएं। इसके बाद आता है संख्या और क्रम। इन चीज़ों को अभी हम आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। जो मैंने अभी ये चीज़ें आपको डेफिनेशन में भी बताई थी, जो इसकी परिभाषा बताई थी, इन चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है गण, इसके बाद आता है गति, इसके बाद यति, यति को हम विराम भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है तुक।
तो इन 7, इसमें टोटल 7 तत्व है या 7 अंग हैं छंद के। इन सभी अंगों से या तत्वों से मिलकर कोई छंद बना होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो अब हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा चरण। चरण, इसे हम पद भी कहते हैं, हम इसे पाद भी कहते हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि छंद जो होता है कोई भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाग को चरण, पद या पाद कहा जाता है। तो किसी भी छंद में क्या होता है, 4 भाग होते हैं, ठीक है। छंदों में चरण तो 4 ही होते हैं, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि केवल 2 ही लाइनों में लिखे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो 2 लाइनें क्या होती हैं, वे 2 लाइनें जैसे कि दोहा है, सोरठा है, आपने हनुमान चालीसा में भी देखा होगा, दोहा वगैरह जो लिखे होते हैं 2 ही लाइनों में लिखे होते हैं। वास्तव में छंद होते तो 4 ही चरण हैं, लेकिन 2 चरणों को मिला एक ही पंक्ति में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से जो 4 चरण होते हैं उनसे 2 पंक्तियां बन जाती हैं, जिन्हें एक पंक्ति को क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। तो 4 चरण जब 2 पंक्ति में लिखे जाते हैं, होते तो उसमें चरण 4 ही हैं, लेकिन उन्हें 2 चरण को हम एक पंक्ति में लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक दल कहलाता है। लेकिन चरण वो 2 ही रहेंगे। इस तरह 4 चरण से 2 दल बन जाते हैं, लेकिन कहा जाए दल तो 2 हो गए, लेकिन चरण कितने रहेंगे, चरण 4 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ छंद आप कहेंगे ऐसे भी होते हैं जो 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ लेकिन जैसे कि कुंडलियाँ हो गया, छप्पे हो गया। लेकिन क्या होता है, ये जो छंद होते हैं 2 छंदों के योग से बनते हैं। जैसे कुंडलियाँ हैं, कुंडलियाँ किसके योग से बनता है, दोहा और रोला, ठीक है। इसी तरह जो छप्पे होता है वो किससे बनता है, रोला और उल्लाला से मिल के बनता है। तो हमारे छंद में चरण 4 ही होते हैं। इसके अलावा जो बड़े छंद हैं उनमें क्या होता है, 2 छंदों के योग से एक छंद बनता है, इसलिए उनमें पंक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे चरण के प्रकार कितने होते हैं। चरण 2 तरह के होते हैं। अब हमने सम और विषम, ठीक है। अब हम ये तो जानते ही हैं कि सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं। तो जो जैसे कि मैथ में भी होता है सम विषम, प्रथम और तृतीय इन चरण को विषम चरण कहा जाता है, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण होते हैं उन्हें सम चरण कहा जाता है। देखिए आप जानते हैं इस चीज़ को कि 1, 3, 5, 7 ये क्या होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। 2, 4, 6, 8 ये क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इसी के आधार पर आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसी चीज़ के बेस, इसीलिए इन्हें भी विषम और सम इसी प्रकार कहा गया है कि जो पहला और तीसरा चरण है, चाहे वो दल में लिखा हो, चाहे 4 अलग अलग चरणों में लिखा हो, लेकिन जो पहली और तीसरी इसमें चरण होगा वो विषम चरण कहलाएगा, और जो दूसरा और चौथा चरण होगा वो सम चरण कहलाएगा। इसके बाद हमारा आता है अगला वर्ण तथा मात्रा। देखिए हमने पहला आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे से करके भी देख सकते हैं। छंद का पहला तत्व हमने बताया चरण, पद या पाद। अब इसका दूसरा जो मुख्य तत्व है या अंग है वो है वर्ण और मात्रा। अब हम आपको दूसरा तत्व बताने जा रहे हैं छंद का, वर्ण तथा मात्रा, ठीक है। तो वर्ण आप पहले से ही जानते हैं, ये हम आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में पहले ही बता चुके हैं। जो एक स्वर वाली मुख से निकली हुई ध्वनि है उसे क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। चाहे वो स्वर हो या स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है या अक्षर कहलाता है। और जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता उसे हम वर्ण नहीं कहते, जैसे कि हलंत होता है, ठीक है। राजन में न है, हलंत है, इसमें स्वर नहीं होता, तो इसे हम वर्ण नहीं मानते। इसके अलावा संयुक्त अक्षर, इसका जो पहला अक्षर होता है वो जो आधा अक्षर होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्वर नहीं होता। जैसे कृष्ण है, इसमें जो श है आधा बना हुआ है, यानी इसमें भी हलंत है। तो इसमें जिसमें भी हलंत होता है, जो संयुक्त अक्षर का आधा अक्षर होता है, उसे हम वर्ण नहीं मानते क्योंकि उसमें स्वर नहीं होता। ये हलंत तभी लगाया जाता है जब उसमें स्वर ना हो। अगर इसमें स्वर होगा तो इसमें हलंत नहीं होगा और ये अक्षर पूरा बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी जिस भी ध्वनि में स्वर नहीं होगा हम उसे वर्ण नहीं मानते, ठीक है। वर्ण या अक्षर आप कुछ भी कह सकते हैं। वर्ण अब 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, अ, ई,
उ, री। और इनसे जितने भी फिर बनते हैं, इसमें हम यहाँ उन सबको भी हस्वी मानते हैं, जैसे कि क, की, कु, कृ। इसी तरह से दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और इनसे मिलके जो भी वर्ण बनते हैं और जो इन मात्राओं से बनते हैं, जैसे कि का, की, कु, के, कई, को, कऊ, ये सब भी क्या होते हैं, दीर्घ वर्ण होते हैं। हम यहाँ सिर्फ स्वर नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ वर्ण पढ़ रहे हैं। तो वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ें आ जाती हैं, तो यहाँ पे हमने इसीलिए दोनों चीज़ें बताई हैं। अब हम देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को। देखिए ये बहुत सही डेफिनेशन है, मात्रा की डेफिनेशन हर कोई सही तरीके से नहीं बता पाता है, तो आप इसे अच्छे से समझ ले। वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में जितना समय लग रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे मात्रा कहा जाता है। ठीक है, लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। जब भी हम छंद पढ़ते हैं उसमें मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मात्राओं के हिसाब से ही उनकी मात्राओं की जब गिनती होती है उसी से पता चलता है कि ये कौन सा छंद है, इसमें दोहा है या रोला है या सोरठा है। तो मात्रा आप बहुत अच्छे से समझिएगा। मात्राओं से संबंधित मैं नियम भी पढ़ाऊंगी कि किस अक्षर को, किस स्वर को, किस व्यंजन को किस तरह से मात्राएं दी जाती है, किस तरह से गिनती की जाती है। लेकिन आप अभी इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो जो लघु वर्ण होते हैं उनकी एक मात्रा मानी जाती है और जो दीर्घ वर्ण होते हैं उनकी दो मात्राएं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके उच्चारण काल में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, लघु वर्ण को एक मात्रिक कहा जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, और जैसे कि अ, ई, उ, री। ठीक है, ये जितने भी लघु वर्ण होते हैं वो एक मात्रिक होते हैं। और इसका चिन्ह क्या है, आई की तरह होता है, सीधा एक वन की तरह, एक डंडे की तरह होता है। इसका चिन्ह होता है, निशान होता है, जो आगे अभी देखेंगे हम। ठीक है, तो हमारे जो वर्ण हैं लघु होते हैं और दीर्घ होते हैं। तो जो लघु वर्ण हैं उन्हें एक मात्रिक होते हैं और उन्हें एक मात्रा दी जाती है जो सीधे डंडे की तरह होती है। और जो गुरु वर्ण होते हैं या दीर्घ वर्ण होते हैं वो द्विमात्रिक, द्वि और मात्रिक यानी दो मात्राओं वाले होते हैं। द्वि माने दो, मात्रिक माने मात्राएं, दो मात्राएं वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बोलने में, इन वर्णों को बोलने में समय भी अधिक लगता है और श्रम भी अधिक लगता है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम एक मात्रा ना देके दो मात्राएं इनकी मानी जाती हैं। और हम इसे एस जैसा एक चिन्ह होता है, इसके लिए, इसे गिनने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। क्या है, अ की जगह आ बोलने में समय भी ज़्यादा लग रहा है, ई की जगह ई, इसे बोलने में भी समय ज़्यादा लग रहा है। इसी तरह से जितने भी ये वर्ण हैं ये सभी दीर्घ वर्ण हैं, गुरु वर्ण हैं, और इन्हें द्विमात्रिक होते हैं और इनके लिए एस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और गिनती भी उसमें इसकी गिनती दो के बराबर होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ मात्राओं की गणना संबंधी कुछ जो महत्वपूर्ण नियम हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। आज इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप वीडियो को बार बार पलट के देख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं मैंने आपको बता दिया। ह्रस्व मात्रा के लिए हम वन, सीधा एक डंडा यूज़ करते हैं, और दीर्घ वालों को मात्रा देने के लिए हम एस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो अब हम कहाँ ह्रस्व मात्रा लगाएंगे और कहाँ दीर्घ मात्रा लगाएंगे अपने छंदों में, अब ये जान लेते हैं। जितने भी ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री, ठीक है, इनके लिए हम एक मात्रा लगाते हैं, ह्रस्व मात्रा का यूज़ करते हैं। और जितने भी दीर्घ वर्ण हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, सॉरी यहाँ ओ छूट गया है, ओ और औ, इनके लिए हम दीर्घ मात्रा का यूज़ करेंगे। ठीक है, लघु मात्रा से बनने वाले जितने भी वर्ण हैं, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, जैसे कि क, की, कु, कु, सॉरी ये कु नहीं है, ये क्र है, इसमें नीचे क्र आएगा। यहाँ गलती से बड़े ओ की मात्रा लग गई है, यहाँ क्र आएगा इसमें नीचे, जैसे कृपा। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ण हैं जिनमें लघु मात्राओं का उपयोग किया गया है वहाँ पर वो सब ह्रस्व मात्रा में आएंगी, सबकी मात्रा एक गिनी जाएगी। और इसी के साथ जैसे कि दीर्घ मात्रा वाले जितने भी वर्ण हैं, जैसे का, की, के, कई, कु, को, कऊ, जिनमें भी दीर्घ मात्रा लगी है उन सब की भी गिनती हम मात्रा गिनते समय
दीर्घ ही करेंगे, यानी एस इनके ऊपर लगाएंगे और इन्हें 2 के बराबर गिना जाएगा। जितने भी संयुक्त अक्षर हैं, जैसे कि दुष्ट अक्षर, इनमें क्या है, दुष्ट में आधा श और ट जो आ रहा है ये क्या है, संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर आता है, और जो संयुक्त अक्षर के पूर्व के वर्ण होते हैं उनमें क्या आता है, उनमें दीर्घ मात्रा आती है। जैसे कि ये दुष्ट है, तो दुष्ट में जो श और ट है ये संयुक्त अक्षर है, दोनों से दो मिलके एक बना हुआ है, तो हम इसे एक मात्रा देंगे, ह्रस्व मात्रा देंगे। और जो दू है, हालांकि इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, हम इसे फिर भी दीर्घ मात्रा देंगे। इसी तरह से जो अक्षर है, देखिए अक्षर है जो अक्षर में जो छ है, क्षत्रिय है, ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर है, क और श से मिलके बना होता है, तो इसलिए इसे हम संयुक्त अक्षर मानते हैं, इसे भी हम एक मात्रा देंगे। और जो अ है, अ क्योंकि संयुक्त अक्षर से पूर्व का वर्ण है, तो हम इसे दीर्घ मात्रा देंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए हमने मात्रा लगा के यहाँ बताया है, श और ट क्योंकि संयुक्त अक्षर है इसलिए हम इसे एक मात्रा देंगे। श क्षत्रिय जो होता है हमारा, ये क और श से मिलकर बनता है। मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में संयुक्त अक्षर आपको पढ़ाए थे, अगर आपको ध्यान हो, नहीं तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो ये श क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो इसकी मात्रा हमेशा ह्रस्व होगी। ठीक है, एक मात्रा लगेगी। और जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं उनसे पूर्व का जो वर्ण होता है उस पे हमेशा दीर्घ मात्रा लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। जो अनुनासिक वाले वर्ण हैं, यानी कि जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, ह्रस्व मात्रा आती है। जैसे कि हंसना है, हंसने के ऊपर क्या लगी हुई है, चंद्र बिंदु लगी हुई है, अनुनासिक लगा हुआ है। तो यहाँ हम क्या होगा, अनुनासिक वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें हम ह्रस्व मात्रा लगाते हैं, और जो अनुस्वार हैं और विसर्ग वाले वर्ण हैं उन्हें हम दीर्घ मात्रा के अंतर्गत रखते हैं। अनुस्वार यानी जैसे आनंद, आनंद में न के लिए क्या ऊपर बिंदी यूज की गई है, विसर्ग। जैसे दुख में ये तो आगे 2 बिंदी विसर्ग लगे हुए हैं, तो दू क्या हुआ, दू एक दीर्घ मात्रा वाला शब्द है। आनंद में जो न है ये क्या है, ये दीर्घ मात्रा वाला शब्द है। तो जहाँ भी अनुस्वार होगा, जहाँ भी विसर्ग होगा, वहाँ हम ध्यान रखिएगा इन्हीं चीज़ों का। यहीं पे मात्राएं आके गड़बड़ हो जाती हैं। पता चला कि हमारा 13 मात्रा आनी थी, 13 मात्रा की जगह 12 रह गई हैं, या गलत हो गया है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कहाँ हम ह्रस्व मात्रा लगाएं और कहाँ हम दीर्घ मात्रा लगाएं। इसीलिए ये नियम हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप इन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें, ताकि आप मात्रा लगाने में गलती ना कर सकें। तो जहाँ भी अनुनासिक है वहाँ पर ह्रस्व मात्रा लगेगी, और जहाँ भी अनुस्वार है और विसर्ग है वहाँ पर दीर्घ मात्रा लगती है। ठीक है, इसी तरह से हलंत वाले वर्ण है, जहाँ भी वहाँ किसी भी वर्ण में हलंत लगा होता है वहाँ पर उसमें हम ह्रस्व मात्रा लगाते हैं, और जहाँ भी जो हलंत से पहले वाले वर्ण होते हैं वहाँ पर हम दीर्घ मात्रा लगाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे दिखाए हैं। अहम, राजन, तो इसमें म में हलंत लगा हुआ है, राजन में न में हलंत लगा हुआ है। क्योंकि ये हलंत लगा हुआ है तो इसमें हम ह्रस्व मात्रा लगाएंगे, और इससे जो पहले वाला वर्ण है, चाहे उसमें मात्रा छोटी भी क्यों ना लगी हुई हो, उसे हम दीर्घ मान के चलेंगे, क्योंकि हलंत से पहले वाला वर्ण दीर्घ मात्रा वाला माना जाता है। ठीक है, यही गलतियाँ होती हैं हमारी। तो अहम में म पे जहाँ हमने ह्रस्व मात्रा लगाई, वहीं उससे पहले वाले वर्ण पे हम दीर्घ मात्रा लगाएंगे। राजन में भी न पे हमने ह्रस्व मात्रा लगाई, तो ज पे क्योंकि उससे पहले वाला वर्ण है दीर्घ मात्रा लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, और आज की इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद क्योंकि आपको कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा ही हौच पौच हो जाए, थोड़ा सा आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इससे आगे की जो पॉइंट्स हैं अगली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।